अस्सलाम वालेकुम जी। स्पॉट्स 27 का रिजल्ट आ गया और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगले सारे स्टेप्स पर, उनके लिए भी जो पास हुए और उनके लिए भी जो पास नहीं हो सके। तो पहले तो जनाब सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो उन तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बच्चों को। बच्चे तो नहीं हैं आप, खैर उन तमाम बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम तलबा तलिबात को जिन्होंने स्पॉट्स के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है या एटलीस्ट अपेयर हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं तीन चार चीज़ों में बात करने जा रहा हूँ। वो ये कि जो बच्चे कामयाब हो गए हैं उनके लिए आगे क्या प्रोसेस होगा, उसमें मैं ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक एनालिसिस का जो फेज़ है मैं उसको थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इंटरव्यू के हवाले से बात करूंगा। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे इम्तिहान में नाकाम हुए हैं उनके लिए मैं कुछ फर्दर चीज़ें बताऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, और ये स्ट्रेटजीज वेरी करेंगी उन लोगों के लिए जो 3 4 5 नंबर से फेल हुए और उनके लिए जो फॉर एग्जांपल 30 40 50 की रेंज में आए हैं। तो हम इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग डन विद दिस टेस्ट इन केस यू हैव पास्ड। अब आपके लिए स्टेप्स क्या हैं? आपको दो स्टेप्स से गुजरना है। पहला स्टेप होता है ग्रुप डिस्कशन प्लस साइकोमेट्रिक एनालिसिस प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो स्टेट बैंक आपको 2 मरतबा बुलवाएगा अगले कुछ महीनों में, ठीक है, या कुछ हफ्तों में, महीने कह सकते हैं आप। उसमें पहली दफ़ा आपको बुलाया जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि जी ग्रुप डिस्कशन साइकोमेट्रिक एनालिसिस है। और ये ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक एनालिसिस मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फॉर्मेलिटी है। आ, इसमें होता यह है कि सबसे पहले तो आपको बुलाया जाता है और आपको कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स दिखाएं अपने। डॉक्यूमेंट्स दिखा के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो निकलवा के रख लें। कोई इस किस्म की चीज़ें हैं तो प्लीज़ कर लें। फिर मत कहिएगा बिल्कुल इम्तिहान से 2 दिन पहले कि जी मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलवाए। नाउ इज़ द टाइम। पहले निकलवा लेनी चाहिए थी, नहीं निकलवाई। अभी जाएं अपनी यूनिवर्सिटी, अभी जाएं अपने इदारे में और उसकी जो आपकी जो डिग्री है उसको निकलवा लें, और अगर हो सके तो उसको वेरीफाई भी करवा लें। गो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करवा लें, एक ही दफ़ा झंझटों से जान छुड़ा लें। अब ग्रुप डिस्कशन या साइकोमेट्रिक एनालिसिस वाले दिन डॉक्यूमेंट्स चेक करने का मकसद क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल नहीं हैं मगर उन्होंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, उनको बाहर कर दिया जाए। तो क्या ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टेस्ट पास होने के बावजूद बाहर हो जाते हैं? बिल्कुल होता है। मेरे पिछले बैच में कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इन एलिजिबल करार दी गई हैं या करार दिए गए हैं जस्ट बिकॉज उनकी डिग्री रेलिवेंट नहीं थी। तो कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए थी, उनको लगा कि उनकी डिग्री मिलती जुलती है, उन्होंने अप्लाई कर लिया और उनका काम जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। आपके साथ ऐसा है? परेशान हो, एक दफ़ा ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बहरहाल आपको खुद भी पता होगा कि आपकी डिग्री रेलेवेंट है या नहीं है, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद होती है जनाब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन में 6 7 8 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। एक मॉडरेटर, मॉडरेटर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक एक्सटर्नल बंदा जो है स्टेट बैंक का, वो बैठा होगा, वो कुछ चीज़ों को छोटी छोटी नोट कर रहा होगा। इस ग्रुप डिस्कशन में आमतौर पर जो टॉपिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं होते। ऐसे टॉपिक नहीं होते कि जी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का रेट 22% होना चाहिए या 16% होना चाहिए। नो, रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सवालात जिनके सही या गलत जवाब नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर दो पर्सपेक्टिव्स हैं, और आप ये शो कर सकते हो कि आप आया सब पर्सपेक्टिव ए से बिलोंग करते हो या पर्सपेक्टिव बी से, और दोनों पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखना जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ, ये पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, या पिछली बार मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चंस हुए तो वो कैसे हुए। सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सिटी की तालीम सबका बुनियादी हक होना चाहिए? जवाब हो सकता है हाँ, आप उसके हक में जवाब दे सकते हैं। जवाब हो सकता है नहीं, क्योंकि यार देखो, कॉलेज तक हर किसी को पढ़ना चाहिए, फॉर एग्जांपल, या मैट्रिक हर किसी को करना चाहिए, पढ़ा लिखा हर किसी को होना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, जो सब कुछ करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में 20 करोड़ आवाम जो है अगर वो यूनिवर्सिटी डिग्री लेके मास्टर्स करके बैठ जाएगी, तो आप देखिए क्या उस हिसाब से नौकरियां पैदा हो रही है? नहीं। अब हर किसी को वो मास्टर्स के लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी जो नहीं होती। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट जस्ट ट्राइंग टू से कि दो पर्सपेक्टिव्स, हाँ या ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, फेवरेबल या अनफेवरेबल, यू कैन गो विद एनी ओपिनियन। डू यू नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन? द आंसर इज नो। सवाल ऐसा होगा ही नहीं कि उसके बारे में आपको किताबें पढ़ के जाने के लिए जाने की जरूरत है। सवाल सिर्फ ये है कि जो आप सोचते हो क्या वो बात कन्वे कर सकते हो?
किसी भी चीज़ के हक में या उस चीज़ के खिलाफ। और ये कोई भी टॉपिक हो सकता है। ये अगेन ये भी हो सकता है कि क्या सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होनी चाहिए, इसका सही जवाब या गलत जवाब दोनों नहीं है। बट अगेन आप दोनों पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं कि सेंसरिंग नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अफवाहें बहुत फैलती हैं। एक्सप्रेस राइट। जब ग्रुप डिस्कशन हो जाता है तो उसके बाद होता है साइकोमेट्रिक एनालिसिस। साइकोमेट्रिक एनालिसिस में भी पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस और इस किस्म की दूसरी चीज़ें होती हैं। अगेन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिनके अंदर ये चीज़ होती है कि सर हमारी साइकोमेट्रिक एनालिसिस में कोई चीज़ ऐसी वैसी आ गई, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपली यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से वो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर कर रहे हैं, या वो जनरली देख रहे हैं कि आप कैसे बंदे हो, या वो आपसे जनरली कुछ सवालात कर रहे हैं। अब मुझे इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपकी नफ्सियात को या आपकी क्या कहते हैं, यू कह लीजिए कि पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं, ठीक है, या आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को देख रहे होते हैं। इसके बारे में पढ़ के जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी इजी। जस्ट ऑनेस्टली अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दें, और वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। और अगर कोई बात प्रॉब्लमेटिक होती तो शायद आप यहाँ पे होते ही नहीं, ठीक है, ना आपकी वीडियो देख रहे होते, ना आप कोई दूसरा सिलसिला कर रहे होते, ना आप स्टेट बैंक के टेस्ट दे रहे होते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो ज़ाती तौर पर एक चीज़ जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है और इस पर लोगों से बात भी हुई है कि ग्रुप डिस्कशन में जो भी जाता है, साइकोमेट्रिक एनालिसिस में जो भी जाता है, वहाँ पर उसका मकसद सिंपली ये है कि डिग्री वेरीफाई कर लें आपकी, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके CGPA उतना है जितना आपने बताया था या नहीं, XYZ, ठीक है। जो बंदा ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक में जाता है वो इंटरव्यू में भी लाजमी जाता है। इसका मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन नहीं है कि देख 1 लाख लोग पेपर देंगे, 5,000 लोग क्वालिफाई हुए, 5,000 लोग जो क्वालिफाई हुए उनमें उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला के उनमें से 200 को फारिग कर दिया। नो, सिर्फ वही बंदा बाहर जाएगा जो जिसकी डिग्री रेलेवेंट नहीं होगी, और बाकी सारे लोगों के इंटरव्यूज होते हैं। तो आई रियली वंडर, मुझे नहीं पता लेकिन मैं सोचता हूँ अक्सर कि क्या ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक एनालिसिस ये एक्चुअली कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका कोई वेट हो। मुझे लगता है शायद ना हो, ठीक है। हो सकता है आपके टेस्ट के स्कोर और आपका इंटरव्यू शायद यही डिटरमिन करते हो कि आप बेसिकली कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मगर खैर इसको इतना ज़्यादा कैजुअल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू पर। इंटरव्यू पर मैंने अच्छी खासी वीडियोस बना के रखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करने, बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आगे भी मैं बनाऊंगा। इसके अलावा इंटरव्यू के ऊपर मैं 2 इनिशिएटिव्स लूँगा। एक तो यूट्यूब पर मैं वक्त के साथ साथ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, लेकिन इसके अलावा जो मेरे कोर्सेज हैं उसमें मैं 2 इनिशिएटिव ले रहा हूँ। एक इनिशिएटिव ये है कि मैं बाकायदा 2 दिन 3 दिन पूरी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा, जिसमें स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले सकते हैं और सारा ये देख सकते हैं कि इंटरव्यू को कैसे हैंडल करना है, स्टेट बैंक के किन सवालों के जवाब कैसे देने और क्या करना है। तो इसके अलावा फिर उसमें दूसरा इनिशिएटिव ये होगा कि इंशाल्लाह हम इसमें मॉक भी रखेंगे। मॉक सबके लिए नहीं है। अगेन, अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉक चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको दोनों चाहिए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अगर आपको सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, दैट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरव्यू में होता क्या है। इंटरव्यू में होंगे आपसे जनरल कुछ क्वेश्चंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन स्टेट बैंक, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका एजुकेशनल और प्रोफेशनल। एजुकेशनल में ये है कि अगर आपने अकाउंटिंग की हुई है तो आपसे अकाउंटिंग पे बात होगी। फॉर एग्जाम्पल जी, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, गुडविल कौन सा एसेट कंसिडर होती है, फिक्स एसेट्स की तो डेप्रिसिएशन होती है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या टर्म यूज होगी, ठीक है। इस किस्म की जनरल चीज़ें जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई तो आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात होगी। अगर आपने IT किया हुआ है तो आपसे IT से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, XYZ जो भी होती है उनसे रिलेटेड बात होगी। तो पहली पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तीसरा स्टेट बैंक और इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको जनरली ये है कि अब आपने स्टेट बैंक का टेस्ट पास कर लिया है, अब आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग में सेंट्रल बैंक में और कमर्शियल बैंक में क्या फ़र्क है, स्टेट बैंक की सब्सिडरीज कौन कौन से हैं, स्टेट बैंक कैसे काम करती है, स्टेट बैंक आया किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है या नहीं आती है, एंड सो ऑन। तो एक सारी स्टेट बैंक और स्टेट बैंक की वर्किंग और इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। ये सवालात सबसे होंगे। चौथा जो एक एरिया है वो ये है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड सवाल हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीज़ान बैंक में काम करते हैं तो आपसे कहा जाएगा मीज़ान बैंक में क्यों काम करते हैं, मीज़ान बैंक क्या इस वक्त फिलहाली रैंकिंग में कैसा चल रहा है, इसका कस्टमर बेस कितना है, कितने लाख कितने करोड़ कस्टमर्स हैं, डिपॉजिट बेस कितना है, पाकिस्तान के बड़े साइज जो जितने भी बड़े बैंक हैं उनमें इसका मीज़ान बैंक का साइज़ कितना आता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी है। इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अगले जो 2 स्टेप्स हैं वो ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके लिए आपको एक दफ़ा बुलाया जाएगा, उसके कुछ अर्से के बाद आपको इंटरव्यू के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। तो आपको 2 दफ़ा लगाने चक्कर, विच इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर पीपल जो कराची से बाहर रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अब आपको 2 दफ़ा ट्रैवल करना है, ठीक है। इंटरव्यू खैर आई थिंक आपके बाकी शहरों में भी होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कोयटा से हूँ तो मुझे कराची जाना पड़ता था, तो एक नहीं 2 दफ़ा, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर, बात करते हैं जिनका टेस्ट पास नहीं हुआ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये देखना है कि आपका टेस्ट कितने नंबरों से पास हुआ है या फेल हुआ है। और पहले मैं बात करूँगा उन बच्चों से जो कुछ नंबर से रह गए, जो पास होते होते रह गए। पास होते होते कैसे रह गए कि तीनों पेपर्स का जो तीनों सेगमेंट्स में 50-50% मार्क्स लिए, लेकिन एग्रीगेट में फेल हो गया, या एग्रीगेट में ही या किसी एक पेपर में किसी एक पार्ट में 1 2 3 5 नंबर से रह गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन री कमिंग सो क्लोज टू इट। अगर आप मर्द हैं और आपकी एज 25 या 25 के करीब है, तो आपके पास फिर मज़ीद एक मौका है, क्योंकि इंशाल्लाह मतलब यूजली ये होता है कि हर साल फरवरी में पोजीशंस अनाउंस होती हैं। इस साल 2 दफ़ा हुई हैं, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आई एम होपफुल के, और मैं कोई ख़बर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हर साल चूँकि आती हैं तो फरवरी में दोबारा शायद पोजीशन आएगी स्टेट बैंक की, अगले कुछ महीनों में आएगी। तो उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। देखिए, मटेरियल आपके पास है, टेस्ट की तैयारी आपने कर ली है, आपको टेस्ट का पैटर्न समझ आ गया है। बल्कि इस बार तो ये हुआ है कि पास पेपर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, तो पास पेपर्स आपके सामने, इन सारी चीज़ों को पकड़ लें और अपना पेपर अटैम्प्ट करने के लिए तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। अगर आप तब तैयार नहीं हो सके थे इस बार, क्योंकि जाहिर बात है वक्त नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, अब आपको पता है कि अगले 2-3 महीनों के बाद टेस्ट दोबारा आने हैं, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और ये 3 नंबर 5 नंबर 8 नंबर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं बाबर अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैंने पहली बार स्पॉट दिया था तो मैं 1 नंबर से फेल हुआ था। मेरे उस वक्त 69 आए थे, 70 चाहिए थे, 69 आए थे, और जीके में भी एक ही सवाल था, अगर वो मैं ठीक कर लेता तो मैं जीके में भी पास हो जाता और मैं एग्रीगेट में भी पास हो जाता। उस 1 नंबर ने इतनी तकलीफ दी थी कि फिर मैंने पढ़ाई में छत्ते मार दी थी, ठीक है, छत्ते फाड़ दी थी। सो आपको भी ये करना है कि अपना वीक एरिया देखें, कहाँ पे आपके नंबर्स कम आए हैं और उनको पकड़ लें। दिस इज फॉर देम जो 2 3 5 नंबरों से फेल हुए। आप इसको प्लीज़ फेलियर मत समझें, ये एक टेम्प्रेरी सेटबैक है, ये एक आर्जी वक्फा है। आपको यूँ समझ लीजिए कि कुदरत ने कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है, या यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हारे लिए अगले साल है। तो प्लीज़ कीप ट्राइंग, आप डेफिनेटली इसमें सक्सीड हो सकते हैं। तो ये जो फेलियर है ना, इसको सेटबैक के तौर पे देखिएगा, इसको फेलियर के तौर पे मत देखिएगा। बल्कि मैंने इसको फेलियर का वर्ड यूज़ किया है तो वो भी मेरी तरफ से गलती है, मतलब गलत अप्रोच है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो बुरी तरह से फेल हुए, बुरी तरह से कैसे फेल हुए हैं कि उनके 40-50 के करीब मार्क्स हैं, उनके लिए सीधी सीधी बात है, 2 रास्ते इंतखाब कर लें, पढ़ना है या नहीं पढ़ना। पढ़ना है तो भाई आपकी मिसाल वो वाली नहीं है कि बस थोड़ी मेहनत की और पास हो गया। आपको झूठी उम्मीद, झूठे दिलासे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। या तो शदीद मेहनत करो या लाइन से निकल जाओ। या तो मेहनत करो और फैसला कर लो कि यार पास होना है, ये ऐसी की तैसी इस किस्म के टेस्ट की, आई कैन डू इट एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट मैं अपनी ज़िंदगी में सीरियस होना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा। तो इसका यही मतलब है कि या तो आप सीरियस नहीं है, या फिर हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको इस किस्म की चीज़ों के लिए ना बनाया, आपको कुछ और करना पड़ेगा। फिर ये देखने कि ओके, अगर मेरे लिए ये रास्ता नहीं है और मुझसे ये टेस्ट पास नहीं होते, तो मेरे लिए और क्या रास्ता है। क्या मुझे पढ़ाई से रिलेटेड ही किसी चीज़ में जाना चाहिए, या मुझे फ्रीलांसिंग कर लेनी चाहिए, या मुझे कोई मैकेनिक बनकर कोई इस किस्म के काम कर लेने चाहिए, या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या मुझे XYZ, वट इज़ इट दैट आई एम गोइंग टू डू। क्योंकि अगर आप 40 to 50 की रेंज में हैं तो इसके, या तो फिर आप वही बात है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, आपकी ऑलरेडी एक जॉब है, दैट इन दैट केस आई अंडरस्टैंड, फिर मसला नहीं है।
अगर आप नए ग्रेजुएट हैं और आपकी ये सूरत हाल है, आप जॉब्स के लिए पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर ये कि अपने आप से सवाल करने की, अपने आप से बात करने की ज़रूरत है कि वेयर एम आई हेडेड। बिकॉज 40-45 वाली जो रेंज है ना, वो प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। ऑलरेडी ऑन जॉब है, फाइन, आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल ऑन जॉब नहीं है, अभी ग्रेजुएट किया है और अभी ये हाल है, यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करें, अपने आप से सवाल करें और देखें कि क्या करना है। कीप ट्राइंग, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मटेरियल्स आप सबको पता है, मैंने गला फाड़ फाड़ के अपनी वीडियोस में बताया है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक ये बात कि यार कुछ अरसे में दोबारा पोजीशंस आ रही हैं, अल्लाह करे आए, और अगर नहीं भी आती हैं लेकिन अगर आप उसके लिए तैयारी कर लेते हैं ना, तो ये पोजीशंस आगे आपके काम आएंगी। तो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एलिजिबिलिटी आपको पता है कि अगर आप मर्द हैं तो आपके लिए एज एलिजिबिलिटी जो है वो 26 ईयर्स है। अगर आप खातून हैं तो आपके लिए एज एलिजिबिलिटी जो है वो 29 ईयर्स है। तो उस हिसाब से भी देख लीजिए। एंड लास्ट वन थिंग, ज़रूरी नहीं है कि स्टेट बैंक अगर आपका ड्रीम है तो स्टेट बैंक में ही आपका हो। आई हैव अ स्टूडेंट जिन्होंने किसी पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं किया इस तरह से जिस तरह से स्टेट बैंक के लिए किया। एक दफ़ा शायद टेस्ट फेल हो गया, दूसरी दफ़ा टेस्ट पास हुआ, इंटरव्यू में गई लेकिन फेल हो गई, तीसरी दफ़ा टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरा पैशन है स्टेट बैंक को ज्वाइन करना, और वाकई उनका पैशन था, ये नहीं कि वो बातें कर रही थी। मेरा पैशन है स्टेट बैंक को ज्वाइन करना और मुझे करना है, एंड दैट इज़ वाई मैं बार बार फेल होकर भी मैं बार बार इंटरव्यू देने आ जाती हूँ। उनका तब भी नहीं हुआ। ठीक है, वेरी डिसअपॉइंटेड, एज निकल गई, सब कुछ हो गया। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया, और एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी माशाल्लाह कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब वो बल्कि एक बिजनेस नहीं, उससे पहले वो एक बिजनेस कर रही थी, अब उन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपना होटल उन्होंने खोल लिया है और इस किस्म की दूसरी चीज़ें चल रही हैं, उनके मिनी ब्लॉग्स चल रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए स्टेट बैंक में या किसी भी इदारे में जगह नहीं रखी है, तो इसका मतलब ये कि आपके लिए कुछ और रास्ता है, तो उस रास्ते को भी एक्सप्लोर करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई सवालात हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो यू कैन ईमेल मी। मैं अपने ईमेल एड्रेस, इसके अलावा फेसबुक पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यूरीज के लिए प्रोसेस वगैरह के को से रिलेटेड मुझसे ना पूछें कि ये कैसे होगा, ये वो कैसे होगा, एक्स वाई जेड। लेकिन अगर प्रोसेस से रिलेटेड आपको मालूमात लेनी है तो वो कहीं और से लें। लेकिन अगर अगर बेसिकली इस चीज़ पर आपके सवालात हैं कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़, हाउ टू गो अहेड, एंड आया कि स्टेट बैंक में जॉब हो भी जाती है तो हमें करनी चाहिए, यानी इस किस्म के जो करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके लिए डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।